हमने क्या बात कर ली कि भाई परागकण हमारे सामने बन गए। आपको पता चल रहा है ना कि अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, नर युग्मकोद्भिद का संरचना और विकास, यही था हमारा उद्देश्य, है ना। फिर हम मादा युग्मकोद्भिद के बारे में बात करेंगे यहाँ से आगे, ठीक है भाई। तो देखिए, जो हम मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो उसमें हमने एक डेफिनेशन देखी थी कि अंकुरित परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम कहां तक पहुंचे, अभी हम परागकण तक पहुंचे, ठीक है। तो अभी देखिए, अब आपको एक बात तो ये पता चल गई कि परागकण कैसे बने। अब नेक्स्ट एक और बात है, वो क्या है कि कुछ पादपों के परागकण आपस में संयुक्त होकर परागपिंड या पोलोनियम बनाते हैं। बहुत ही मुख्य बात है ना, वो पोलोनियम है, एक ही बात है, कोई बड़ी बात। देखिए भाई, जो आक का प्लांट होता है, आक, तो इन प्लांटों में क्या होता है, दो बातें यहाँ पर। जब हम चतुष्क के बारे में पढ़ लेते हैं तो उससे बाद 3 नोट वाले पॉइंट है। एक पॉइंट तो हो गया कि आखिर परागकण कैसे बनते हैं, मतलब कैलेज एंजाइम वाला। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ पादपों के जो परागकण है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पहले पॉइंट में हमने परागकणों का निर्माण कर लिया था ना, है ना। अब वो ये कह रहा है कि परागकण जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन कुछ पादपों के जो परागकण होते हैं वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे परागकणों ने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, या तो परागपिंड या पोलिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का कि परागपिंड या पोलिनियम क्या है। तो आपका एक सीधा सा आंसर रहेगा कि कुछ पादपों के परागकण आपस में संयुक्त होकर एक संरचना बनाते हैं, जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। इतना सा है। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आक के पौधे में, ठीक है। नहीं यही बात समझ में, तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और है छोटा सा कि कुछ पादपों में चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, इसे बहुबीजाणुता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता। तो मुख्य बात आप 2 क्वेश्चन यहां से समझो कि कुछ पादपों के जो परागकण होते हैं वो तो आपस में जुड़कर परागपिंड बना लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांटों के जो चतुष्क होते हैं उनमें नॉर्मली 4 ही लघु बीजाणु होते हैं, लेकिन कई बार एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु हो जाए तो इस कंडीशन को हम बहुबीजाणुता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पता चल गए कि भाई परागपिंड क्या है या बहुबीजाणुता क्या है। जो मुख्य क्वेश्चन बनेगा वो परागपिंड या पोलिनियम से बनेगा। 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि परागपिंड क्या है, पोलिनियम क्या है, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा
कि कुछ पादपों के परागकण आपस में संयुक्त होकर एक संरचना बनाते हैं जिसको परागकण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए, बिल्कुल मैंने आपको से कह दिया कि हम बिल्कुल क्रम से चलेंगे। अब आप एक बात बताइए कि आपका जो एंथर था, परागकोश था, इस एंथर में आपने परागकणों को बना लिया कि नहीं बना लिया? बना लिया ना। अब जब परागकोश में परागकण बन गए तो क्या इस परागकोश का स्फुटन आवश्यक है कि नहीं? आप मुझे बताइए, इस परागकोश का फटना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या हो जाएगा? परागकोश का स्फुटन, ठीक है। परागकोश का स्फुटन, स्फुटन मतलब डेहिसेंस, डेहिसेंस को हम स्फुटन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, स्फुटन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि जो एंडोथीसियम की सेल्स होती है, याद है क्या आपको? एंडोथीसियम, अंतःस्थीसियम परत याद नहीं है क्या? मैंने आपको बताया था कि एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की कोशिकाएं होती हैं जो परागकोश के स्फुटन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? परागकोश का स्फुटन। तो इसमें कौन मदद करेगा? एंडोथीसियम की ओष्ठ कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ओष्ठ कोशिकाएं। क्योंकि ओष्ठ कोशिकाओं में क्या होते हैं? एस्टोमियम होते हैं, वहां पर अल्फा सेलुलोज जमा नहीं होता, ठीक है। अब ये जो परागकोश का स्फुटन है वो क्वेश्चन के रूप में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो छोटी सी हम इसके बात कर लेते हैं। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे अनुप्रस्थ है, कपाटीय है, छिद्र में है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हम जो परागकोश के स्फुटन के बारे में बात कर ही रहे थे, आपको पता है। तो अब इसके हम देख लेते हैं टाइप। तो परागकोश का स्फुटन 4 प्रकार से हो सकता है। पहला है अनुप्रस्थ, ठीक है। दूसरा है लंबवत, थर्ड है छिद्र में, और 4 है कपाटीय। देखिए भाई कि जो हमारा परागकोश होता है वो परागकोश कई प्रकार से स्फुटित हो सकता है। अब स्फुटित कैसे? एक तो अनुप्रस्थ रूप से हो सकता है, और मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए लिखा है क्योंकि ये मोस्ट एग्जाम्पल है। आपसे अगर छोटा सा पूछ ले कि तुलसी के पौधे में किस प्रकार का स्फुटन होता है, तो मैं आपको बता दूं अनुप्रस्थ प्रकार से स्फुटन होता है। भाई आपके पास ये एंथर है, परागकोश है, तो इसका अगर ऐसे स्फुटन हो जाए तो ये किस प्रकार रहेगा? अनुप्रस्थ स्फुटन रहेगा, ठीक है। कुछ प्लांटों में जो स्फुटित होता है परागकोश वो ऐसे होता है, लंबवत, ऐसे। और किसी में क्या होगा? जैसे छिद्रनुमा, एक मकोई प्लांट होता है, मैं आपको बताया थी कई बार, जो ब्लैक कलर की खाने की होती है, छोटी छोटी सी। चलो आप नहीं समझेंगे। मकोई प्लांट के बारे में मैंने आपको काफी बार बात की है, बताया था ना, मकोई है ना। तो अब इसमें छिद्र में कैसे? तो इसमें छोटे छोटे छिद्र हो गए, तो इन छिद्रों से परागकण निकल जाएंगे, ठीक है। या कपाटीय के कपाट की तरह पालियां खुल गई और उसको हम कपाटीय स्फुटन बोल देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो परागकोश स्फुटित होता है, परागकोश स्फुटित होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है। एक तो अनुप्रस्थ रूप से, एक लंबवत रूप से,
एक छिद्र में और एक कपाटी है। समझ में आ गई बात? तो ये था परागकोश का स्फुटन। चलिए अब नेक्स्ट जो अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमने परागकण को बना लिया है ना, लेकिन हमारा टॉपिक तो संरचना और विकास का है। अर्थात मैं कहूं कि परागकणों का डेवलपमेंट तो आपने देख लिया, लेकिन अब भाई हमने उसके बारे में क्या बात नहीं की है, संरचना के बारे में। तो अब हम क्या बात करेंगे, परागकण की संरचना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परागकण की संरचना। देखिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो परागकण को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो हम जो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बात करेंगे, परागकण की संरचना के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी दो आवरण होते हैं। नंबर एक बाह्य चोल, जिसको हम एक्साइन कहते हैं। तो बाह्य चोल के बारे में मैं लिखूं इसमें थ्योरी कि यह है मोटा अलंकृत खुरदरा होता है तथा विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिस कारण इसका भौतिक व जैविक अपघटन नहीं हो पाता। और चलो इसको तो नहीं लिखूं, मैं बता दूंगा ना, नहीं हो पाता। बी है अंत्यचोल, जिसको हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन यह है पतला कोमल झिल्लीनुमा होता है, जो पेक्टो सेलुलोज का बना होता है। चलिए भाई, बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब जो हम मुख्य रूप से एक अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं परागकण की संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पोलन ग्रेन की संरचना कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं और फिर एक डायग्राम के साथ इसको समझेंगे। बहुत मुख्य इसकी थ्योरी है कि जो परागकण होता है उस पर दो आवरण होते हैं। एक परागकण की मैं बात करूं तो उस पर दो आवरण होते हैं। पहला जो आवरण है जो बाह्य चोल है, और बाह्य चोल को हम एक्जाइन कहते हैं। सेकंड जो आवरण होता है वो अंत्यचोल होता है, जिसको हम इंटाइन कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य चोल क्या होता है कि यह मोटा होता है, अलंकृत होता है, खुरदरा होता है, और मुख्य बात कि एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है स्पोरोपोलिन। तो परागकण का जो एक्जाइन है, बाह्य चोल है, वो किस पदार्थ से बना हुआ है? स्पोरोपोलिन से। याद रखना है आपको,
तो ये स्पोरोपोलिन क्या काम आता है इसके, कि स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है, स्पोरोपोलिन की वजह से परागकण का भौतिक व जैविक, ना तो कोई भौतिक कारकों से ना ही कोई जैविक कारकों से इसका अपघटन नहीं हो पाता। अरे सीधी सी भाषा में ये कहूं कि जो परागकण होते हैं ना, वो जमीन में दबे रहें तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्यों, बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं क्यों, तो आपका आंसर रहेगा कि परागकण का बाह्य चोल विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिस कारण इसका भौतिक और जैविक अपघटन नहीं हो पाता और परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, हजार सालों तक संरक्षित रहते हैं। क्यों संरक्षित है भाई? अरे भाई, इनके ऊपर स्पोरोपोलिन का आवरण है, जिस वजह से ना तो इनका भौतिक अपघटन ना ही जैविक अपघटन हो पाता है। तो यहाँ से मुख्य क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का अलग से क्वेश्चन है ना। तो बाह्य चोल के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतःचोल की। तो जो इसका अंतःचोल होता है वो पतला होता है। क्या हो गया, जुकाम हो गया है ना। देखिए, इसका जो एंटाइन होता है ना अंतःचोल, वो क्या होता है, पतला होता है, कॉमन होता है और झिल्ली नुमा होता है। ठीक है, जो एक मिनट छींक आ रही है, ठीक है। तो इंटाइन की मैं बात करूं, ये पतला, कोमल, झिल्लीनुमा होता है और जो किसका बना होता है, पैक्टोसेलुलोज। पैक्टो का मतलब पैक्टिन और ठीक है, किसका बना होता है अंतःचोल, पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो आप संरचना आराम से कर लेंगे ना। देखिए एक बार, अगर आपसे सामने क्वेश्चन आ जाए कि परागकण की संरचना को समझाइए, तो आप क्या बोलेंगे कि परागकण पे 2 आवरण होते हैं, एक बाह्यचोल और एक अंतःचोल। बाह्यचोल में क्या लिखेंगे, मोटा, खुरदरा, अलंकृत होता है और एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिस कारण इसका भौतिक जैविक अपघटन नहीं हो पाता। नेक्स्ट अंतःचोल पतला, कोमल, झिल्लीनुमा होता है, जो पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अब इसके चित्र की हम बात कर लेते हैं, डायग्राम की। ठीक है, देखिए भाई, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो है एक परागकण की संरचना है। इसकी मैं बात करूं, ये इसका बाह्यचोल है और ये जो है वो अंतःचोल है और इसको हम जनन छिद्र कहते हैं। ये इसका केंद्र है। ठीक है, और ये जो आपको कांटेनुमा संरचना दिखाई दे रही है वो अलंकृत संरचनाएं होती हैं।
इस प्लांटों में अलग अलग प्रकार से अलंकृत होता है। किसी में धारीदार होता है, किसी में झिल्लीदार होता है, किसी में कटीले आकृति का होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ना कि परागकण का बाह्य चोल अलंकृत होता है। तो ये अलंकृत का मतलब होता है सजा हुआ या उस पर कोई विशेष संरचना हो। अलंकार से ही अलंकृत है, हिंदी में अलंकार पढ़े। अलंकार का मतलब आभूषण से होता है ना। तो परागकण ये अलंकृत है, एक अलग से आपको संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो अच्छा, इसमें एक नोट में बहुत अच्छा पॉइंट है, और वो नोट में पॉइंट क्या है कि बाह्य चोल पर जनन छिद्र होते हैं। जो मोनोकोट होते हैं उनमें तो एक, और जो डाइकोट होते हैं उनमें 3। बात को आप समझिए, ये जो बाह्य चोल में मैंने जो 3 गड्ढेनुमा संरचना बनाई है, आप चित्र में देखिए, बनाई है ना गड्ढे जैसी संरचना। तो ये जो गड्ढेनुमा संरचना है ना, ये जनन छिद्र है। क्या है ये? जनन छिद्र। और इन्हीं जनन छिद्रों से पराग नली का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर बात याद रखने वाले क्या है कि जो बाह्य चोल होता है उस पर जनन छिद्र होते हैं। अगर एक बीजपत्री प्लांट की मैं बात करूं तो उनमें एक ही जनन छिद्र होता है, और मैं द्विबीजपत्री प्लांट की बात करूं तो उसमें 3 जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो एक परागकण की संरचना है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। बना लिया? ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई किसके बारे में? एक पोलन ग्रेन की संरचना के बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। ठीक है, परागकण की संरचना। अब एक यहीं से छोटा सा क्वेश्चन और है, वह है पोलन किट। तो क्या है पोलन किट? कि परागकण की सतह पर एक तैलीय परत होती है जो पोलन किट कहलाती है। परागकणों का रंग, गंध इसी के कारण होता है, और एक दो इसके कार्य हैं, वो हैं परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करना, और सेकंड है कीटों को आकर्षित करना, और परागण में सहायता। देखिए भाई, 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि पोलन किट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो परागकण होते हैं उनकी सतह पर एक तैलीय परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। अच्छा, पोलन किट के बारे में मुख्य बात क्या होती है कि परागकणों का जो रंग होता है, इनमें जो स्मेल आती है, और इनका जो चिपचिपा स्वभाव होता है वो पोलन किट के कारण होता है। और एक इसकी हम पढ़ लेंगे क्या, कुछ कार्य क्या कि एक तो परागकणों की परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करते हैं, दूसरी कीटों को आकर्षित करते हैं, और परागण में सहायता। क्योंकि चिपचिपी होती है तो कोई कीट पक्षी जब इस पर आता है तो चिपचिपे स्वभाव के कारण परागकण से चिपक जाते हैं और परागण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें करेंगे कल।